जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद जीत में। दोस्तों ये वीडियो जो है पॉलिटी का दूसरा सेगमेंट है, दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, वो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे आपको। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने संविधान की उद्देशिका को जो है कवर किया है। उद्देशिका से रिलेटेड जितने भी प्रमुख क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में हैं उनको भी हमने इंक्लूड किया है तथा विस्तृत जानकारी भी दिया है, ताकि संविधान के उद्देशिका से जितने भी क्वेश्चन आए आपसे कहीं भी छूट ना पाए। ये दोस्तों वीडियो जो है लेखपाल भर्ती परीक्षा तथा यूपीएससी प्री तथा अन्य जो है परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि संविधान से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में 1 या 2 पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों संविधान का जैसा कि हम लोग जानते हैं उद्देशिका जो है हमारा मेन पार्ट है, महत्वपूर्ण अंग है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो पे। दोस्तों हमारा चैनल लक्ष्य विद जीत, आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए तथा अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि संविधान की उद्देशिका या प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको हम जानते हैं, ये एक महत्वपूर्ण भाग है संविधान का, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है और पूरा संविधान जो है हमारा इसी पे टिका हुआ है, उद्देशिका पे ही टिका हुआ है। दोस्तों इसको हम विस्तृत देखेंगे। दोस्तों प्रत्येक अधिनियम का जो आरंभ होता है, कोई भी अधिनियम हो जिसका आरंभ हम अगर करें तो उसका बेस जो होता है वो उद्देशिका से ही होता है। मतलब कोई भी अगर अधिनियम हमको पारित करवाना है तो वो उद्देशिका से ही रिलेटेड होता है, बेस्ड हमारा उद्देशिका से ही होता है। दोस्तों उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है, किसकी? उद्देशिका की। दोस्तों हमारी संविधान की जो उद्देशिका का स्रोत है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का संविधान क्यों हमने कहा, क्योंकि दोस्तों जब संविधान सभा में संविधान बनने की बात की गई थी तो सबसे मेन बात ये आई कि संविधान हमारा किस बेस पे बनाया जाए। तो इसको सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा, जिसको उद्देशिका प्रस्ताव के नाम से जाना गया, कि ये संविधान का खाका है और इसको किस तरीके से जो है एक रूप दिया जाएगा विस्तृत। तो दोस्तों ये उद्देशिका उसी का नाम है। दोस्तों अगर एक चीज़ और देखा जाए कि ये प्रस्ताव को ऑस्ट्रेलिया का संविधान से रिलेट क्यों किया गया, तो दोस्तों ये जो हमारी उद्देशिका प्रस्ताव थी ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बहुत ज़्यादा प्रेरित थी, इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी कहा गया, ये याद रखिएगा। और कुछ चीज़ें हम लोग जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल आप ये डेट ना भूलिएगा। डेट पूछ लिया जाता है कि कब प्रस्तुत किया गया था और कब स्वीकृत किया गया था, तो ये डेट बिल्कुल आप ना भूलिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे उद्देशिका में है क्या। दोस्तों उद्देशिका को हम लोग विस्तृत देखेंगे और इसमें जितने भी वर्ड्स इंक्लूड हुए हैं नए, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों हमारा संविधान का जो उद्देशिका शुरू होता है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब कि भारत के लोग हम, यानी कि हमारा संविधान जो शुरुआत यानी कि जो बेस है वो हम यानी कि भारत की जनता पे ही बेस्ड है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आगे बढ़ते हैं लेकिन इतना समझ लीजिए दोस्तों, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब है दोस्तों कि इसका तात्पर्य है कि संविधान का मूल जो स्रोत है भारत की जनता है, वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। मतलब भारत की जो जनता है, हम भारत के लोग, यही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। यानी कि डेमोक्रेसी का मेन मतलब यहीं से होता, हम भारत के लोग मतलब हम जनता, यानी कि यहाँ से बात निकल के आई डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट बात है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उद्देशिका के अनुसार एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे स्पष्ट होता है कि भारत एक आंतरिक और बाह्य, आंतरिक एवं बाह्य कोई भी जितने निर्णय लेने होंगे इसको वो अपने दम पे लेगा, यानी कि इसमें किसी भी विदेशी सत्ता या शक्ति का अधीन नहीं होगा, मतलब स्वतंत्र होगा कोई भी निर्णय लेने के लिए भारत, इसको प्रभुत्व संपन्न कहा गया। दोस्तों समाजवादी पंथ निरपेक्ष, दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द और एक शब्द और है अखंडता, जो आगे आएगा।
अखंडता। ये तीनों शब्द जब हमारी उद्देशिका थी मेन, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था, स्वीकृत किया गया था, तो उसमें नहीं था। ये दोस्तों हमारा संविधान में 42वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन, कलर चेंज कर लें, सॉरी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था। याद रखिएगा 3 वर्ड जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक है अखंडता। ये हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ये पहले नहीं था। दोस्तों पंथ निरपेक्ष का मतलब है, समाजवादी का मतलब तो आप लोग समझते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि हम किसी भी धर्म को खास को बढ़ावा नहीं देंगे, हमारे लिए सब धर्म समान हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ और यहाँ से देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, मतलब किसी भी व्यक्ति को सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से और राजनीतिक स्तर से न्याय प्राप्त कराया जाएगा। दोस्तों अगर एक क्वेश्चन आ जाए, और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने टाइप के, कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, दोस्तों ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें 3 तरह की न्याय की व्यवस्था की गई है। पहला हो गया सामाजिक, दूसरा हो गया आर्थिक और तीसरी होगी राजनीतिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि हमें विचार करने की, अभिव्यक्ति यानी कि कोई चीज़ अभिव्यक्त करने की, विश्वास करने की, किसी भी धर्म को मानने की और उपासना करने की स्वतंत्रता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि जो भारत के जनता हैं या हम भारतीयों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। याद रखिएगा ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अक्सर पूछा भी गया है ये क्वेश्चन दोस्तों। और है नेक्स्ट, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समानता की बात अगर कर लिया जाए तो 2 तरह की समानता का बात किया गया है, एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समानता की बात की गई है। दोस्तों याद रखिएगा अगर समता से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार की समता की बात की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा की और अवसर की समता हमें मिलेगी प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये अखंडता शब्द जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया था, याद रखिएगा। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख, ये तारीख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कब हुआ था? याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 में। यानी कि ये तीनों बातें हमारी 26 नवंबर 1949 में की गई थी। दोस्तों आप अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल लक्ष्य भी जीत को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलती रहें। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हम जो है नागरिकता का लाएंगे, यानी कि जो भी हमारी अमेंडमेंट बिल है इससे रिलेटेड, सॉरी दोस्तों, जो भी हमारी जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए होंगे इस एग्ज़ाम में या आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में, पीएससी का हो या लेखपाल का हो, तो उस क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। और आगे देखते हैं हम लोग कि क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है। इस क्वेश्चन पे जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंटों को। तो इसमें जो है 2 संशोधन हुए थे, 2 जो है मैटर सामने आए थे। एक थी इंद्री बेरुवाणी की और दूसरा था केशवानंद भारती का। दोनों डिस्कस करेंगे कि क्या संविधान का जो है ये प्रमुख अंग है कि नहीं अंग है। क्या उद्देशिका में कोई भी अगर हम
संशोधन कर दें तो उससे हमारे पूरे संविधान के ढांचे पे जो है कोई फ़र्क पड़ने वाला है कि नहीं है। तो ये सबसे पहले जो केस आया था वो आया था इन री बेरुवाणी की 1960 में। इन्होंने ये कहा था कि जो हमारी उद्देशिका है ये संविधान का अंग नहीं है, यानी कि उद्देशिका में अगर कोई भी चेंजिंग कर दें तो संविधान में कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली है, ऐसी बात इन्होंने कही थी। लेकिन यहीं जस्ट 13 ईयर्स बाद, 13 साल बाद एक केस आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, जिन्होंने 1973 में ये बात कही थी कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है और इसी उद्देशिका के अकॉर्डिंग ही हम संविधान के कहीं भी किसी भी अनुच्छेद में जो है संशोधन कर सकते हैं या कोई भी नया अमेंडमेंट या बिल पारित कर सकते हैं या कोई नया अधिनियम ला सकते हैं। संविधान में इसका वही स्थान है जो अन्य उपबंध का स्थान होता है। दोस्तों, उद्देशिका में संशोधन जो है मूलभूत ढांचे के अलावा किया जा सकता है। मतलब जितने हमारे उद्देशिका में संशोधन अगर हमें करना हो तो उद्देशिका जो मूलभूत ढांचा है, यानी कि मूलभूत जो ढांचा है उसके अलावा हम जो है संशोधन कर सकते हैं। मतलब कि ये कि हमारे मूलभूत ढांचे को जो है कहीं नुकसान या उसको चेंजिंग करने की बात नहीं की गई। अगर मूलभूत ढांचे में कहीं परिवर्तन होता है या चेंजिंग होती है तो वो हमारा जो भी संशोधन होगा वो मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में निर्वचन में, यानी कि संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का बड़ा महत्व है। मतलब भी अगर संविधान के कोई भी अनुच्छेद है अगर उसकी व्याख्या करना हो तो इसके उद्देशिका का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी के अकॉर्डिंग जो है हम इसका निर्वचन या व्याख्या कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और है, उद्देशिका जो है न्याय योग्य नहीं है। वनली और वनली उद्देशिका के आधार पर ही हम किसी चीज़ को या किसी केस का निर्णय नहीं दे सकते। ये न्याय योग्य नहीं है। जब तक हमें एक बिल्कुल विस्तृत या बृहद रूप से डिस्कशन करके उस चीज़ को तर्क के माध्यम से साबित नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये उद्देशिका पे बिल्कुल खरा उतरता है या उद्देशिका के अकॉर्डिंग है, हम किसी चीज़ को जो है उसको डिसीजन नहीं दे सकते हैं ओनली और ओनली उद्देशिका के आधार पे। तो उद्देशिका जो है न्याय योग्य नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अक्सर कि क्या उद्देशिका न्याय योग्य है। तो दोस्तों, क्वेश्चन इसका जवाब हो जाएगा कि उद्देशिका हमारी न्याय योग्य नहीं है, लेकिन उद्देशिका का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि किसी भी संविधान के अनुच्छेद में अगर निर्वचन करना हो या संविधान का निर्वचन करना हो या किसी अनुच्छेद की व्याख्या करना हो या कोई नया अमेंडमेंट बिल लाना हो तो उसके निर्वचन में या व्याख्या में महत्वपूर्ण स्थान निभाता है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, एक चीज़ और, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा था। याद रखिएगा, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। लेकिन संविधान की मूल आत्मा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद जो है आर्टिकल 30 को कहा, 32 को कहा था कि आर्टिकल 32 जो है ये संविधान की मूलभूत आत्मा है, जबकि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने संविधान के उद्देशिका को जो है मूल आत्मा कहा था या संविधान का मूल आत्मा कहा था। ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों लोगों ने अलग अलग चीज़ों को मूल आत्मा कहा था। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे यूपीपीएससी प्री मेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये, और ढेर सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन हमने कुछ मेन क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, जो बात हमने कही थी, क्योंकि उस टाइम पंथ निरपेक्ष था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष की बात की गई थी। धर्मनिरपेक्ष की बात की गई थी, क्योंकि पंथ निरपेक्ष हमारा जो था मेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है था। दोस्तों, इसके अलावा जो है इसका पहले हम सही आंसर देखते हैं फिर बताते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि भारत में अनेक धर्म हैं। इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन है, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सी ऑप्शन, अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, कि भारत का व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों, ये चीज़ आप बिल्कुल जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 1975 में हमारे मूल उद्देशिका में जो थे वो इसमें हमारा क्या नहीं जो है इसमें सम्मिलित था। तो अखंडता हमारा नहीं सम्मिलित था, क्योंकि अखंडता 1976 में इंक्लूड किया गया था।
42वें संविधान संशोधन द्वारा, जैसा कि मैंने बताया था। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं यूपीपीएससी मेंस एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर क्वेश्चन, तो ये भी एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2005 का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी हमने डिस्कस किया था, प्रभुता संपन्न डिस्कस किया था, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई थी, लेकिन लोक कल्याण जो है इसकी बात हमारे उद्देशिका में नहीं कही गई है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? दोस्तों राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो संप्रभुता होता है। मतलब कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए राज्य बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी दूसरे पे अधीन नहीं है। कोई दूसरा देश या कोई दूसरी शक्ति किसी राज्य पे जो है ये फोर्सफुली जो है कोई भी चीज़ नहीं कह सकती कि आप इस डिसीजन को लेने के लिए हमसे राय लो या मेरी बात मानो। तो संप्रभुता संपन्नता जो बात कही गई है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। दोस्तों और ढेर सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग पार्ट करके हम सब समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा नागरिकता के लिए। नागरिकता में एनआरसी वगैरह जो आई है उन सब चीज़ों को हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि ये क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमें कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन किन किन जो है स्रोतों के आधार पे जो है हमसे छीना जा सकता है, सरकार कैसे छीन सकती है, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ओसीआई क्या होती है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एनआरसी वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा और अपना कमेंट बॉक्स में हमें राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।